हर किसी ने पढ़ना शुरू कर दिया और हर किसी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। एक विषय का महारथी होना अच्छे शिक्षक का पर्याय नहीं है। शिक्षक बनने के लिए माँ बनना पड़ता है, शिक्षक बनने के लिए पिता बनना पड़ता है, शिक्षक बनने के लिए खुद के व्यक्तित्व को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ता है। शिक्षा हमारे यहाँ कभी पेशा तो था ही नहीं, वृत्ति थी, एक मनोदशा थी। अनफॉर्चुनेटली शिक्षा अब पेशा बन गया और पैसा कमाने के लिए ऐसे लोगों ने भी शिक्षण के क्षेत्र में हाथ आजमाने शुरू कर दिए जिनमें शिक्षक की अभिरुचि नहीं थी। आज आप देख सकते हैं। एक ऐसे शिक्षक जिनके पास लाखों विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में कमजोरी के साथ आए और मजबूती के साथ प्रस्थान हुए। यह सिलसिला वर्षों से चलता आ रहा है। एक ऐसे शिक्षक जिनके विद्यार्थी अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों में ख्यातनाम शिक्षक हैं। ये महोदय गरीब और मजबूर विद्यार्थियों के लिए आखिरी आशा भी साबित हुए हैं। अंग्रेजी सहित हिंदी भाषा में निपुण इन शिक्षक महोदय ने लाखों बच्चों को तालीम दी। इनके पढ़ाए हुए बच्चे यूपीएससी, जुडिशरी सहित बड़ी बड़ी परीक्षाएं उत्तीर्ण करके सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन हैं। आज हम सुनेंगे एक बेहतरीन शिक्षक बनने की कहानी। संस्था स्वरूप इस व्यक्तित्व का नाम है किशोर सर। किशोर सर, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू ब्रजमोहन जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत फीलिंग है इस तरीके से बैठ के आपसे ये थोड़ी सी औपचारिक और अनौपचारिक बात करना, लेकिन एक सुखद एहसास है, अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जो आज किशोर सर है, हाँ इंग्लिश के महागुरु, जी, क्या बचपन में वही किशोर सर थे? अंग्रेजी की इतनी महारत हासिल थी? अरे नहीं सब नहीं, बिल्कुल इतनी क्या, बिल्कुल नहीं थी साहब। मैं विद्या निकेतन का प्रोडक्ट हूँ और पूरे साल मैडम से विद्या निकेतन क्लास में मुझे पूरे साल हर पीरियड में सज़ा मिलती थी, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि अंग्रेजी बुरी थी, पर गैर जिम्मेदार था, होमवर्क नहीं करना, ये जो बचपना था। तो उस अंग्रेजी जानने वाले किशोर को अगर आज के किशोर से देखें तब तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। लेकिन मैं अब जब विश्लेषण करता हूँ तो मुझे लगता है कि बचपना था, गैर जिम्मेदार था, काम की गंभीरता को समझा नहीं। उसको ये नाम शायद मैं न दे पाऊँ कि मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उस समय भी मेरी हिंदी की अभिव्यक्ति अंग्रेज़ी से कई गुना समृद्ध थी। और मैं हिंदी में जो वर्कबुक भरता था या जो एसेज लिखता था, मेरी मैडम वो क्लास में पढ़ करके बच्चों को सुनाती थी। अच्छा, तो ये ज़रूर है कि हिंदी के प्रति एक विशेष लगाव रहा, अंग्रेज़ी में शायद उतना अनुराग नहीं था। तो आप उसको दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि मैं अंग्रेज़ी का अच्छा विद्यार्थी नहीं था। तो ये अंग्रेजी में अनुराग कब लगा? 2-3 इसके कारण रहे। मेरी ज़िंदगी उस दिन बदली जिस दिन मैंने पढ़ना बंद कर दिया। अच्छा, जब तक मैं दूसरों के भरोसे पढ़ता रहा, स्कूल, कॉलेज और तथाकथित डिग्रियां इकट्ठी कर ली, और वास्तव में ये महसूस किया कि बने तो किसी लायक नहीं, अंदर से तो खाली हैं, डिग्रियां तो हैं, लोगों को बता सकते हैं और बड़ा गर्व भी कर सकते हैं कि मेरे पास में ये डिग्रियां हैं। लेकिन सच बात यह है कि इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठ करके 4 लाइनें बोल पाने की क्षमताएं विकसित कॉलेज और स्कूल की शिक्षा तो नहीं करवा सकी। उस दिन से जिंदगी की कमान अपने हाथ में ली, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। स्वाध्याय और चिंतन के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से बस फिर सारी जिंदगी बदल गई। तो जीवन में बड़ा परिवर्तन तब आया जब कॉलेज स्कूल जाना बंद कर दिया। अच्छा, और तो फिर सेल्फ स्टडी शुरू किया? जी बिल्कुल, सेल्फ स्टडी शुरू किया। मैं जिस दौर में पढ़ता था उस दौर में अंग्रेजी एक बहुत अलग सी चीज़ थी। कैसे सीखें? आज भी मैं जब बच्चों से बात करता हूँ तो वो मेरे पास में बहुत सारे अलग अलग एक्सक्यूज़ लेके आते हैं। सर माहौल नहीं है, सर ये नहीं है। मैंने किसी से पूछा कि अंग्रेज़ी तैयार करनी है, क्या करें? उन्होंने कहा बीबीसी सुनना शुरू करें। और मेरे मन में दूसरा कोई सवाल नहीं था और मैं बरसों बीबीसी सुनता रहा। रात को बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, बीकानेर का रेडियो स्टेशन बंद हो जाता। बाय द वे मैंने आकाशवाणी में भी काम किया है। अच्छा। तो
रात को 11:10 पर आकाशवाणी का रेडियो स्टेशन बंद होता, वही मीडियम वेव पर बीबीसी शुरू हो जाता, और फिर मैं रात को देर तक पढ़ने का शौकीन था, पूरी रात बीबीसी सुनता। उसने रूपांतरण कर दिया। तो अब जब मैं बच्चों को कहता हूँ कि किसी भी भाषा को सीखने का श्रेष्ठतम तरीका श्रुति है, सुनना है, वो अनुशासन नहीं रख पाते, इसलिए लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते। सुन करके सीखी जाती कोई भी भाषा। तो आपका मैसेज ये है कि श्रुति जारी रखें। बिल्कुल साहब, अगर दुनिया की किसी भी भाषा को सीखना है तो सुनना पड़ेगा, भाषा के संपर्क में रहना पड़ेगा। एक बड़ी विडंबना है ब्रिजमोहन जी, अधिकांश लोगों को ये लगता है कि ट्यूशन करके ज़िंदगी बदली जाती है। नहीं बदली जाती। ट्यूशन करनी उसको चाहिए जो योग्य है। अयोग्य व्यक्ति 50 लोगों के बीच में बैठ के क्या सीखेगा? योग्य व्यक्ति कहीं पर भी पढ़ने जाएगा, उस शिक्षक का कलेजा निकाल करके लाने की क्षमता होती है। इसलिए अगर एक बच्चा कहीं पर योग्य बन रहा है, कुछ सीख रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल उस बच्चे का है। 5-10% में बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। और यही मेरा शुरू में भी निवेदन था कि मेरी ज़िंदगी उस दिन बदली जिस दिन मैंने स्कूल कॉलेज पर भरोसा बंद करके स्वयं पर फोकस करना शुरू किया। और यही मैंने सैकड़ों हज़ारों बच्चों को करते हुए देखा है। सुनिए, पढ़िए, सोचिए, अपने विचार लिखिए। ट्यूशन तो सबसे अंतिम चीज़ है, बच्चा सबसे पहले उसको कर लेता है। तो फाइनली किशोर सर कब बने? मैं ये कह पाना मुश्किल है कि किशोर सर कब बने से आपके मायने क्या हैं। मैं आज भी सच बताऊं, वही किशोर हूं जो विद्या निकेतन में पढ़ता था। हाँ, एक जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर होता है जो शायद उस समय नहीं था, कि अब बच्चे कुछ अपेक्षाओं के साथ में आते हैं तो अब अंदर डर लगता है। किशोर सर बनने के बाद में डर लगने लगा कि अगर मैं इनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा तो वो मुझे थोड़ा और जिम्मेदार बनाता है। बाकी मुझे मेरी स्कूल का पहला दिन याद है। तब से अब तक की मेरी मनोवृत्ति मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा, उस जिम्मेदारी के एहसास ने थोड़ा सा डरना सिखाया, उसने शायद और बेहतर काम करवाया। मेरा किशोर सर से मायने ये है जी, कि आपने पढ़ाना कब शुरू किया और कब यूं आया कि मुझे पढ़ाना चाहिए? ब्रिजमोहन जी, मैंने 1989 से हमारी रामपुरिया कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। मैं पढ़ता भी था अच्छा, और पढ़ाता भी था। उस समय क्या सब्जेक्ट पढ़ा? अंग्रेजी। अच्छा, कॉलेज में आपने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू बिल्कुल, 89 से शुरू किया, 94 तक पढ़ाया उसी कॉलेज में? उसी कॉलेज में। और आप पढ़े भी वहीं? वहीं 85 से 95 तक पढ़ा मैं रामपुरिया कॉलेज में। मेरी सारी शिक्षा रामपुरिया कॉलेज की है। अच्छा। 89 से 94 तक मैंने वहाँ पढ़ाया। फिर चूंकि मुझे जुडिशल सर्विस में जाना था तो उसके लिए 3 साल की वकालत का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी था। और जब आप एज ए लॉयर कहीं पर रजिस्टर्ड होते हैं तो कहीं काम कर नहीं सकते, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। मुझे एक शिक्षक के रूप में अपने आप को स्वीकार करने में 10-15 साल लगे, जब मुझे ये महसूस हुआ कि शिक्षक कितना बड़ा पद है, शिक्षक होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। आज अफसोस है मुझे इस बात का कि हर किसी ने पढ़ना शुरू कर दिया और हर किसी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। एक विषय का महारथी होना अच्छे शिक्षक का पर्याय नहीं है। शिक्षक बनने के लिए मां बनना पड़ता है, शिक्षक बनने के लिए पिता बनना पड़ता है, शिक्षक बनने के लिए खुद के व्यक्तित्व को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ता है। शिक्षा हमारे यहाँ कभी पेशा तो था ही नहीं, वृत्ति थी, एक मनोदशा थी। अनफॉर्चुनेटली शिक्षा अब पेशा बन गया और पैसा कमाने के लिए ऐसे लोगों ने भी शिक्षण के क्षेत्र में हाथ आजमाने शुरू कर दिए जिनमें शिक्षक की अभिरुचि नहीं थी। आज आप देख सकते हैं। तो मुझे भी शुरू में समझ में नहीं आया, मैं सच बताऊं। विद्यार्थियों का जीवन बदलता गया, अच्छे विद्यार्थी मिलते गए। 15-17 साल बाद ये लगा कि ये क्या हो रहा है। एक शिक्षक के रूप में अपने आप को स्वीकार करने में कम से कम 15 साल लगे मुझे। अच्छा। वरना शुरू में रिपेंटेशन रहा। MBA छुड़वा दी घर वालों ने। उस दौर में MBA बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी और मुझे लगा कि कहाँ MBA छोड़ दे यार, विदेश में होते 100-150 करोड़ का कोई पैकेज हासिल कर रहे होते, सारी जिंदगी बढ़िया जीते। पश्चाताप रहा 5-7 साल। फौज में जाने का शौक था और मैं देहरादून इंटरव्यू में फेल हो गया है, मुझे नहीं पता कहाँ फेल हुआ मैं। फिर जुडिशल सर्विस का शौक लगा, RJS दिया और बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ में दिया। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका आंसर मुझे आता नहीं था। मैंने 2.5 घंटों में पेपर खत्म कर दिया और जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा RJS तो बनेंगे, लेकिन नहीं बन सके।
बाद में समझ में आया कि तू कुछ और चाहता था, ईश्वर कुछ और चाहता था। और फिर मुझे लगा कि शिक्षक से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। मैं गलत दिशाओं में ट्राई कर रहा था, वो मेरी अभिरुचि के अनुरूप फील्ड नहीं थे। बहुत अच्छे फील्ड होंगे, MBA बहुत अच्छा होगा, जुडिशियल सर्विस बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरी जो मेरी प्रकृति है, जो मेरी अभिरुचि है, वो शिक्षण की है। ये मैं शायद नहीं समझ सका, ईश्वर जानता था, इसलिए उसने डाइवर्ट किए हुए रखा मुझे। और जब मुझे ईश्वर का सिस्टम समझ में आया तो अब एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। तो फिर आपने स्वीकार किया। हाँ, और स्वीकार किया और डूब गया मैं इसमें। अब नशा है मेरा ये, अब पढ़ाना एडिक्शन है मेरे लिए। और क्लास गंभीरता से कोई अटेंड न करे ये बर्दाश्त नहीं होता, पढ़ना ही पड़ेगा। और ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छे विद्यार्थी दिए। बड़ा भाग्यशाली रहा मैं इस मामले में कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे विद्यार्थी मिलते गए और उन्होंने मेरे पढ़ाने की इस प्रक्रिया को जीवंत रखा। तो श्रेय तो बहुत बड़ी हद तक विद्यार्थियों को भी है। ये चलता रहा। सर, आपने कानून की पढ़ाई की, जी 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 आपने MBA बीच में छोड़ा जैसे। जी जी जी, पर उससे पहले मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MCOM कर चुका था। हाँ, मैं उसी पर आ। हाँ मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ जी। आपकी एजुकेशन की हिस्ट्री जानना चाहूँगा पूरी, आपकी कहाँ कहाँ क्या क्या हुई। आपको सच बताऊं, मैं एजुकेशन लेने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं था। साथ वाले ने जो फॉर्म भरा हमने भी भर दिया। जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं था। नहीं, मेरी शिक्षा हुई गंगा चिल्ड्रन स्कूल से, पहली शिक्षा प्राइमरी तक। उसके बाद 6 से 8 तक मैं पढ़ा विद्या निकेतन में। और ये दोनों स्कूलें उस समय बीकानेर की सर्वश्रेष्ठ स्कूलें हुआ करती थी। इनमें अनुशासन था। उसके बाद में सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में जाने का घर वालों ने प्लान बनाया, पर मैं दोबारा अनुशासन में नहीं बंधना चाहता था, इसलिए उनकी इजाज़त के बिना मैंने सिटी स्कूल में एडमिशन लिया और 9, 10, 11 सिटी स्कूल से की, बीकानेर सरकारी स्कूल। और उसके बाद से लेकर के फाइनल एजुकेशन मेरी 85 टू 95 ईयर्स। आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB, उसके बाद में डिप्लोमा इन लेबर लॉ, डिप्लोमा इन क्रिमिनल लॉ, ये सारी रामपुरिया कॉलेज से हुई। तो ये इस तरीके से 10 साल का लंबा कार्यकाल मेरा रामपुरिया कॉलेज में रहा। तो MBA में एडमिशन कहाँ लिया आपने? MBA में एडमिशन, उस दौरान MBA बहुत टफ लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ करता था। तो मेरा जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था शिवाजी यूनिवर्सिटी में। और ये शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत पॉपुलर है जगह। अच्छा, कोल्हापुर, नहीं कोल्हापुर। अच्छा, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, मैं वहाँ गया, एडमिशन लिया। बहुत अच्छा माहौल था, पर्यावरण भी बहुत अच्छा था, गर्मी नहीं थी। मुझे लगा यहाँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। हॉस्टल में रूम लिया। पर फिर 1 वीक बाद जब मैं वापस आया तो घर वालों ने इस बात के लिए कन्विंस किया कि नहीं, MBA अपने लिए नहीं है, हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में नहीं। और अगर ईमानदारी से पूछे तो शायद ये भी कारण नहीं था। शायद मेरे पेरेंट्स उस वक्त वो आर्थिक बोझ उठाने की स्थिति में नहीं थे जो मुझे 2 साल MBA करवाने पर उनको उठाना पड़ता। एक रेलवे कर्मचारी थे, रिटायर्ड हो गए थे, तो शायद वो आर्थिक बोझ नहीं उठा सके। लेकिन एक पिता अपने औलाद को कैसे कहे कि मैं तेरा आर्थिक बोझ उठाने में सक्षम नहीं। तो जो पिता एक खूबसूरत तरीका अख्तियार करता है वो उन्होंने भी किया। पश्चाताप रहा, लेकिन फिर लगा कि नाउ एवरीथिंग इज ओके। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी कोल्हापुर, साइबर उसको बोला करते थे, शिवाजी यूनिवर्सिटी। ये बात है 1990 की। आप फिर वापस आ गए? फिर वापस आ गया। वापस आ करके फिर लॉ में एडमिशन लिया। फिर जज बनना था? फिर जज बनना था, और जज सीरियसली बनना था। और जब मैंने RJS का एग्ज़ाम दिया तो मैं पढ़ाने में इतना ही व्यस्त था, मैच्योर्ड था मैं। तो मैं अगर 12 घंटे पढ़ा सकता था तो 12 घंटे पढ़ने में मुझे कोई आपत्ति भी नहीं थी। और मैंने मन लगा करके कानून तैयार किया, IPC, CRPC, एविडेंस, हिंदू लॉ, मॉमडन लॉ, टॉर्ट, कंपनी, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये सब मेरे ऑलरेडी पसंदीदा सब्जेक्ट्स थे। खूब मेहनत की, लेकिन शायद सफल इसलिए नहीं हो सका कि मुझे वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आता था। 20 शब्दों में लिखना था, मैंने 20 से 22 शब्द लिखे तो ग्रामर के हिसाब से 2 शब्द काटने की गलती की। कहीं कुछ ऐसा ज़रूर रहा
जिसने मुझे वो हासिल नहीं करने दिया जो मैं चाहता था, लेकिन हासिल वो करवाया जो शायद मेरे लिए श्रेष्ठ था। ये बात अब महसूस होती है। 34 सालों का लंबा सफर है ये, 34 ईयर्स। ये मेरे लिए कुछ और था। हाँ, ये स्पिरिचुअल बात है, अध्यात्म। कभी इस विषय पर हम अलग से बैठ करके चर्चा करेंगे तो आपको किशोर सर के नहीं, मैं आज शॉर्ट में हाँ इसी में जानना चाहूंगा। इसी आपकी ये, जब से आपकी रुचि हुई अध्यात्म की, उसके बाद आपको लगा कि प्रकृति कुछ और चाहती थी, या उससे पहले ही लग गया था? नहीं, ये बाद में लगा। सच बताऊं तो आध्यात्म का मेरे लिए मायने मंदिर जाना, तिलक लगाना, मुझे धार्मिक होने में और आध्यात्मिक होने में फर्क ही नहीं पता था। ये तो बहुत बाद में स्वाध्याय से समझ में आया कि धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना दो अलग अलग बातें हैं। धार्मिक आदमी कट्टर होता है, आध्यात्मिक आदमी रोता है। आध्यात्मिक आदमी कट्टर नहीं हो सकता, और जब तक वो फैनेटिसिज्म है, आध्यात्म नहीं है, तो मेरे लिए आध्यात्म के मायने कुछ बदले। कुछ लोगों को पढ़ा, देखा, जिया, अपने जीवन को स्टडी किया, बेहतरीन लोगों से मिला, उनको पढ़ा, तो फिर अब जीवन में बहुत सारी दूसरी चीज़ें एक अलग एंगल से देखने का सुख मिलता है। अब क्लास भी मेरे लिए क्लास नहीं है। एक बड़ी विडंबना रही, लोग मंदिर जाते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, मैं ये कभी कर नहीं सका। और अगर मैंने शुरू किया तो 2-4-5 दिनों में बंद हो गया, मेरे समझ में नहीं आया। जबकि मेरी लालसा थी कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। जब नहीं हुआ तो श्री कृष्ण का निष्काम कर्म का सिद्धांत मेरे समझ में आया, और वो जैसा मैंने सीखा उसने मेरे जीवन को बदल दिया। अच्छा। श्री कृष्ण ने कहा ये पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने मेरी क्लास को मेरा पूजा पाठ बना लिया। अब वो जो बच्चा पढ़ने आया वो मेरे लिए स्टूडेंट नहीं है, वो कृष्ण है। उसके प्रति मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। इसलिए मैं कई बार आक्रामक भी हो जाता हूँ। मैं उतना विनम्र और शालीन हूँ नहीं जितना दिख रहा हूँ। मैं बाय नेचर एक आक्रामक व्यक्ति हूँ, और वो आक्रामकता काम आती है पढ़ाने में। मैं हिंसक नहीं हूँ, लेकिन आक्रामक हूँ। मैं डिसीजन बहुत क्विक लेता हूँ। उस आक्रामकता ने मेरी टीचिंग को प्रभावशाली बनाया। उस प्रॉम्प्ट होने ने मुझे बच्चों के साथ में कनेक्ट करवाया। उसने मुझे फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना सिखाया। तो ये जो कृष्ण का सिद्धांत रहा निष्काम कर्म का, ये मैंने फॉलो करना शुरू किया। और अब मेरे लिए, मुझे मंदिर नहीं जाने का कोई दुख नहीं है, मुझे किसी और आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा न बन पाने का दुख नहीं है। मैंने ये समझ लिया कि जो 3 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग हो या चाहे योग हो, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान हो, कर्म योग ठीक है। तो अब मेरे लिए क्लास एक अलग आनंद की प्रक्रिया है। और वो बच्चे जो मेरी क्लास में आकर के पढ़ते नहीं, उनको थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होगी, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। जी, आपने एक शब्द काम में लिया, आक्रामकता। बचपन कैसा रहा आपका? बहुत एक्टिव। बचपन में भी आक्रामकता थी? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे डीएनए में है। मतलब मैं ये जो शराफत का आपको दिखा रहा हूँ, ये उड़ा हुआ आवरण है। नहीं, मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि इस किशोर, आपने पूछा किशोर सर, इस किशोर सर ने मुझे विनम्र बना दिया। ये किशोर सर होने ने मुझे कई जगह आक्रामक होने से रोका। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी दे दी। लोगों ने प्यार इतना दिया, सम्मान इतना दिया कि मुझे न चाहते हुए भी विनम्रता से अपने आप को पेश करना पड़ा। लेकिन बचपन से मैं जिस परिवेश में पला बढ़ा, खूब हम खेल कूद, उछल कूद करने वाले लोग रहे। पब्लिक पार्क घर के नज़दीक था, जाते, रोज जाते। स्टेडियम घर के नज़दीक था, रोज जाते। तो खूब आक्रामक रहे, खूब एक्टिव रहे, खूब साइकिलें चलाई, खूब कोई घटना गायों का दूध निकाला। माँ बाप का छोटा बच्चा था, सबसे छोटा मैं था, सबकी शादी हो गई। माँ दूध निकालने के लिए कहती तो मैं दूध निकालता। चलती क्लास में से आके दूध निकाल के जाता मैं। अच्छा। मुझे 2 मिनट लगते। गोबर उठा देता। अरे माँ, मैंने गोबर उठाया, इकट्ठा किया, माँ ने थेपड़ियाँ थापी, वो मैं, और तो कुण सुखा तो थेपड़ियाँ ऊपर, माँ तो बूढ़ी है। तो मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा कि
जीवन के अंतिम क्षणों तक माँ बाप के साथ रहने का सानिध्य मिला मुझे। और छोटा बच्चा था इसलिए लाडला भी था, और मैं कभी बड़ा नहीं हो सका। और अब जब कभी मुझे बड़ा बनने की कोशिश करनी पड़ती है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो वो प्रिविलेज रहा मैं। तो मुझे दूध निकालना, गायें पाली, खूब पाली सर, गायें चराई, वेटनरी कॉलेज से गोबर उठा करके लाए, घर में गोबर गैस था उसको भरना था, गोबर उठा करके लाए। और मुझे इस बात का फक्र है कि मैं राजस्थानी और इस राजस्थानी संस्कृति में रचा बसा हूं। लेकिन मुझे इस बात का भी फक्र है कि अंग्रेजी में 5 मिनट बात कर और फिर कह दे कि मैं मारवाड़ी हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा युवा इस बात को सुने और समझे और वो अपनी कमियों का रोना बंद करे। बहाने बनाने लग जाते हैं सर, माहौल नहीं है। खैर, इस विषय पर मैं बाद में आऊंगा जी। उस समय की कोई बदमाशी आपने की हो? अब आप कैमरे पर बुलवा रहे हैं तो मैं कुछ ऐसी बोल देता हूं जो बदमाशी भी लगे और हो भी ना। होली पर लोगों को डराने का एक बड़ा सिस्टम हुआ करता था। होली पर लोगों से मजाक करने का एक सिस्टम हुआ करता था। तो कोई अगर साइकिल पर जाता तो हम एक कपड़ा रखते थे, पीछे भाग के उसके कपड़ा अड़ा देते थे, साइकिल रुक जाती थी। कोई साफा पहन के जाता तो साफा गिरा देते थे। और ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, इसमें लोग बुरा नहीं मानते थे। उस समय का मजाक का सिस्टम था सांप से डराना, मतलब एक रबड़ को ऐसे इस तरीके से चलाना कि सांप लगे और लोग उछलें। मेरी उम्र के सभी लोग जानते हैं कि सब ने ये मजाकें की है और कोई बुरा नहीं मानता था इसमें। एक सज्जन ने मान लिया क्योंकि हमने उसकी पगड़ी गिरा दी थी, वो हमारे पीछे भागा। अच्छा। हम गली में भाग गए और सब तो अपने घरों में घुस गए। मैं अपने घर में घुसा तो पापा अंदर ही खड़े थे। और पापा ने कहा गेट बंद कर, इतने में वो सज्जन भी आ गए। और पापा ने जीवन में पहली बार मुझे मारा, एक ही लकड़ी से एक बार मारा, और वो एक ही चोट की। पिताजी ने कभी मारा नहीं, माँ से खूब खाई। पिताजी का एक अलग औरा था, पिताजी के नाम से अनुशासन आ जाता था। तो बचपन खूब एक्टिव रहा है, खूब खेले स्टेडियम में, खूब खेले गंगा चिल्ड्रन स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में, खूब खेले करणी नगर जहाँ आज SR ऑफिस बना है। हमारे क्रिकेट का ग्राउंड था, सरकार ने कब्जा कर लिया इस पर। क्रिकेट खेला हमने। बचपन खूब आनंददायक रहा। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि गांव है? बिल्कुल है सर। तो आपका गांव से कनेक्शन रहा है? हाँ, रहा है। मेरा गांव यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, बीकानेर से। मेरे ग्रैंडफादर बीकानेर आए। अच्छा। दादो साहब। बहुत बड़ा परिवार है अब हमारा। लेकिन अब हम पिछली 3-4 पीढ़ी से शहर में ही सेटल्ड हैं। गांव में हमारा घर है, गांव में ज़मीन है, गांव से वाबस्ता हैं, गांव आते जाते हैं। लेकिन परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा बीकानेर शहर में सेटल्ड है। लेकिन पहचान आज भी गांव से है। गांव के बिना कोई पहचान नहीं, और फ़क्र होता है गांव के नाम से जाना जाने पर। अच्छा लगता है। चूँकि मैं सबसे छोटा हूँ तो पहले जाने का अवसर कम मिलता था। अब पिताजी नहीं रहे तो अधिकांश प्रोग्राम्स में मुझे जाना होता है और मैं जाता भी हूँ। अब वापस किशोर सर के पीरियड में आते हैं। हाँ। आपने जब स्वीकार किया, उससे पहले घर वालों ने स्वीकार कर लिया? आपकी धर्मपत्नी ने? धर्मपत्नी की स्वीकारोक्ति या उनका अस्वीकारना कभी मेरे आड़े आया ही नहीं। धर्मपत्नी की हर चीज़ में हाँ थी। उन्होंने कभी मुझे ना तो रोका ना टोका। मैंने कुछ करना चाहा तो उनका समर्थन मिला। इसलिए धर्मपत्नी ने कभी इस मामले में शायद बहुत भाग्यशाली रहा, जिसने कभी मेरे से ये नहीं कहा कि आपने ये गलत किया, ये सही किया। और एक्चुअली धर्मपत्नी मेरे जीवन में आई उससे पहले मैं एक एस्टेब्लिश टीचर हो चुका था। तो धर्मपत्नी ने मुझे एक शिक्षक के रूप में ही देखा था, तो इसलिए उनके लिए उसको स्वीकार अस्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन उसके बाद भी जीवन के बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिनमें धर्मपत्नी ने अपनी स्वीकारोक्ति सिर्फ इसलिए थी कि मैं ले रहा था। उन्होंने कभी मुझे टोका नहीं, रोका नहीं। और मैं अच्छा समझता हूँ इस बात को कि उन्होंने मेरे साथ इस तरीके से विश्वास अपना बनाए रखा कि उन्हें लगा शायद मैं जो करूँगा ठीक ही करूँगा। इसलिए कभी असंतुष्टि हुई नहीं, ऐसा चलता रहा। शिक्षक के रूप में भी उनके स्वीकार करने से पहले मैं शिक्षक ही था। अब तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, उस वक्त भी लगता था। हमारे समाज में शिक्षक एक तरीके से हीरो होता है। शिक्षक होने का मतलब है बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। शिक्षक होने, हम आज भी उसी संस्कृति में जिसमें लोग पाँव के हाथ लगाते हैं। ये हमारे शहर बीकानेर में बचा है। मैं बहुत सारे बाहर के लोगों से मिलता हूँ, वहाँ व्यावसायिक संबंध हैं, आत्मीय संबंध, घरेलू संबंध
वो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में आज भी बीकानेर में है, इसलिए चरण स्पर्श की परंपरा है, इसलिए आज सम्मान करते हैं। तो हमारे यहां एटलीस्ट शिक्षक आज भी हीरो है, और वो अपनी जब इस जिम्मेदारी को निभाता है तो फिर समाज में युवा उससे प्रेरणा लेते हैं, उसको अपना आदर्श मानते हैं। और जब ऐसा होता है तो परिवार के लोग निसंदेह बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मान सम्मान मिल रहा होता है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है, यह आम आदमी के वश का खेल नहीं है शिक्षक बनना। डिग्रियां हो सकती है, विषय के महारथी हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक बनना एक मुश्किल काम है। किशोर सर, जी, आपके पढ़ाए हुए बच्चे जज बने, यूपीएससी क्लियर की, आर्मी में बड़े बड़े पदों पे गए, निजी क्षेत्रों में भी गए। हाँ, जब वो वापस आपके पास आते हैं मिठाई का डब्बा लेकर के, मैं सर सेलेक्ट हो गया, क्या फील करते हैं? मैं सच बताऊं आपको, जी, मुझे शर्मिंदगी होती है। कैसे? वो मुझे उतना बड़ा बना रहे हैं जितना मैं हूं नहीं। उसकी सफलता में मेरा एक छोटा सा प्रतिशत रहा है, बड़ा प्रतिशत उसका है। मेहनत उसने की है, उसको कहीं अपनी मेहनत में छोटी सी कमी लगी, वो उसको सुधरवाने के लिए मेरे पास आया, और वो जब वो सारा क्रेडिट मुझे देता है तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि अनड्यू मिल रहा है। योग्यता तो उस बच्चे की थी। हाँ, उसके संस्कारों को देख करके मैं खुश होता हूं, उसके स्नेह को देख करके मैं अभिभूत होता हूं, उसके लगाव को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी इच्छा रहती है कि इस बच्चे का मेरे प्रति ऐसा ही लगाव बना रहे, लेकिन वो अपनी सफलता का क्रेडिट मुझे दे, इसमें मुझे अपराध बोध होता है, इसलिए मैं बचता हूं। मैंने आज तक कभी किसी विद्यार्थी के साथ अपनी फोटो नहीं छपने दी। मेरा विद्यार्थी सफल हुआ, आजकल तो ये मार्केटिंग करते हैं सर, करते हैं, पर आपने कभी नहीं किया? कभी नहीं किया सर, कभी नहीं किया। वो मुझे पसंद भी नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि मेरे सफल विद्यार्थी ये क्रेडिट मुझे दें। वो ये ज़रूर कहें कि इस पूरी भूमिका में किशोर सर ने भी कहीं भूमिका निभाई, लेकिन सारा क्रेडिट मेरा नहीं है। मेरा होता तो मैंने जितनी बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाए, आज बीकानेर वैसे जाना जाता है अंग्रेजी के लिए जैसे कोटा साइंस के लिए जाना जाता है। तो ये बच्चे अच्छे मिले, वो ऑलरेडी तैयार थे, कहीं एक कमी को मिटवाने के लिए कोई मेरे पास आया। मेरे लिए आसान है, मैं अपने आप को, मैं सच बताऊं, मुझे ये बताने में शर्म आती है कि फलाना आईएएस मेरा स्टूडेंट है। मुझे लग रहा है मैं उसके नाम पर अपनी मार्केटिंग कर रहा हूं। इतना सस्ता नहीं हूं मैं। मेरी मार्केटिंग किसी के नाम के पीछे नहीं होगी, स्नेह हो सकता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर आपका स्टूडेंट कौन आईएएस बना, बताइए, आईपीएस बना। मैं नहीं बताता, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा करके मैं वो शिक्षक की जो गरिमा है उससे गिरता हूं, मैं तुच्छ होता हूं, और मैं नहीं चाहता ये। क्या बात है? तो ये अब हो सकता है मैं आज के इस परिवेश में पता नहीं कितना फिट बैठता हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। आप मेरे घर पर आए, आपको बोर्ड लगा हुआ नहीं दिखेगा। मतलब मेरे घर पे मेरी कोचिंग क्लास का नाम क्या, लोग मेरे से पूछते हैं, नहीं है, नाम नहीं है। तो किशोर सर खुद ब्रांड बन गए सर, बाकी मैं इसको मार्केट नहीं कर सका कभी, और मैं सच बताऊँ अनकंफर्टेबल होता हूँ मैं दूसरी बात एक पूछना चाहूँगा जी। आप खुद को जज बनना था, एमबीए करके बड़ी कंपनीज के सीईओ बनना था। जी जी बिल्कुल। जब वो लोग आते हैं मिठाई के डिब्बे लेकर, तो आपको यूं नहीं लगता कि मैं जज बन जाता तो केवल मैं ही जज होता? बिल्कुल, आपकी बात 100% सच है। एक न्यायिक अधिकारी समाज का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन उसकी सीमा है, कागज से परे नहीं जा सकता। ईश्वर ने मुझे जज नहीं बनाया, लेकिन एक माध्यम बना दिया जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जज बने। ईश्वर ने मुझे फौज में जाने से रोका, और मैं जितना डेरेंगे आक्रामक हूं, मैं फौज में गया होता तो अब तक काम आ जाता। मैं नहीं गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों के फौज में जाने का माध्यम मुझे ईश्वर ने मेरा चयन किया था। मैंने एमबीए नहीं किया, लेकिन IIM अहमदाबाद या बिजनेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हैदराबाद, या आप नाम लें, वहां तक बच्चों को भेजने में कहीं ना कहीं ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया। आप नासा की बात करें, आपको बीकानेर का बच्चा मिल जाएगा नासा में। पहले मैं अक्सर ये कहता था कि शायद और तो सब जगह होंगे, नासा में नहीं होंगे, अब नासा में भी है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने ये इसलिए ईश्वर के विधान पर मुझे 100% विश्वास है कि गलत नहीं होता। हम चाहते हैं वो उस वक्त शायद नहीं होता। सुकून मिलता है।
बारे सब सुकून, इसके अलावा आदमी सुकून हासिल करके दिखा दे। आदमी जिस कर्ता के भाव में अपने आप में भरा रहता है, उस कर्ता के भाव में जी के दिखा दे, अगला सांस नहीं लिया जाता। ये कर्ता का भाव अहंकार का प्रति मतलब कहीं ना कहीं पर रिफ्लेक्ट करता है अहंकार को। जब इस भाव से बाहर निकलेंगे तभी तो समर्पण आएगा। समर्पण आएगा तो ईश्वरी सत्ता को महसूस करेगा आदमी, वरना तो मैंने देखा है साहब, सिपाही से हवलदार बन जाता है तो बॉडी लैंग्वेज बदली हुई देखी है मैंने लोगों की। एक क्लर्क से एक चपरासी से क्लर्क बना, मैंने बॉडी लैंग्वेज बदली हुई देखी है सब लोगों की। तो ये जबकि आप तो इसको विधि का विधान मानते हैं। जो भाग्य में लिखा है वो भाग्य ले आता है। मतलब अगर आप ये इस बात से आश्चर्य करें, मेरे एक दोस्त ने मेरे से कहा था, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, सरकारी नौकरी लगना बहुत आसान था। उसने बीएड की नौकरी लगी और उसने मेरे से पूछा कि तू भी कर ले बीएड, हालांकि मेरे बीएड की भी है। अच्छा। हाँ, उसने कहा तू भी कर ले बीएड। तो मैं थाने मारवाड़ी में बताऊँ, मैं भी निसाफ की हो कि कोई मास्टर बनने पैदा हुए आगे, तू हो जा, मैं तो कौन बनूँ। ये उस समय की बात, उस समय की बात है। उसका कारण इससे भी सीखा मैंने जीवन में, किसी चीज़ को स्वीकार और अस्वीकार करने की योग्यता आने से पहले लिया गया फैसला गलत है। मुझे पता ही नहीं था शिक्षक क्या होता है, मैंने शिक्षक बनने के फैसले को नकारा कैसे। वो योग्यता नहीं थी मेरे में कि मैं शिक्षक को उसका मूल्यांकन कर सकता, उससे पहले नकार दिया मैंने। तो हम कितने जल्दी जजमेंटल होते हैं, हम भावनाओं के वशीभूत आकर के काम कर लेते हैं और यथार्थ से परे होता है। मेरी इन असफलताओं ने, इन उच्छृंखलताओं ने मुझे ये सिखाया कि नहीं, फैसला थोड़ा ठहर के लेना चाहिए। यही शब्द थे मेरे। और आज मुझे लगता है कि शिक्षक से बेहतर कोई ज़िंदगी नहीं हो सकती थी। दोनों किशोर के विचार हैं, कौन सा किशोर सही है? पहले वाला अनुभवहीन किशोर था, जिसके जहन में कोई ऐसा शिक्षक आया होगा जिसने समाज में सम्मान प्राप्त नहीं किया और उस छवि से शिक्षक का विश्लेषण करने लगा। ये वो शिक्षक है जिसने 35 साल जिया है, इसको पता है शिक्षक की ताकत क्या है। तो यथार्थ तो यही है। तो जिंदगी में बेहतर फैसले लेने का अवसर मिलने लगा। मैंने अपने विद्यार्थियों की, अपने जीवन की मैंने खूब स्टडी की और उस स्टडी में जहाँ मैं गलत था मैंने स्वीकार किया मैं गलत था। उसने मुझे भविष्य में उस गलती को होने से रोका। ये स्वीकार करना मुश्किल है कि हाँ मैं गलत था। तो एक ये मैसेज भी है कि बिना सोचे समझे किसी चीज को जज करना ठीक नहीं है, अपने व्यूज देना ठीक नहीं। आज सुबह जब मैं अपनी क्लास की तैयारी कर रहा था ब्रिजमोहन जी, तो मैं सोच रहा था कि कितनी बड़ी विडंबना है जब बच्चा छोटा होता है, जब उसका शारीरिक विकास हो रहा होता है, मानसिक विकास हो रहा होता है और जब उसके पास जीवन की सारी संभावनाएं अनंत रूप में विद्यमान होती है, तो बौद्धिक विकास नहीं होता। उस समय उसको समझ में नहीं आता। अब ऐसे में अगर किसी ढंग के शिक्षक या पेरेंट्स की बात मान करके वो उनके फैसलों के आधार पर जिंदगी में आगे बढ़े, तब तो सफल हो जाएगा। अपनी बुद्धि से फैसला ले ले, वो परिपक्व नहीं है, सफल नहीं होगा। और जब बड़ा होगा, समझदार होगा, तब तक समय निकल जाएगा। इसलिए आपके इस कार्यक्रम में मैं ये जानना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि जितने युवा मुझे सुने, वो जब अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लें तो अपनों से बड़ों से, अनुभवी लोगों से, विशेषज्ञों से चर्चा करके लें। आप इतने मैच्योर नहीं हैं कि वो फैसले ले सकें। गलत हो गए तो पछताना पड़ेगा, रिपेंटेशन के अलावा फिर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए अपने जीवन की बागडोर कुछ अनुभवी लोगों के हाथ में सौंपे, जो आपको आगे भी बढ़ा सके और गलत दिशा में बढ़ रहे हो तो खींच के रोक भी सकें। इतना अधिकार दें और देख लें कि जीवन में सफलता के शिखर पर बैठे लोगों ने जब कुछ लोगों को अधिकार नहीं दिए तो उनका पतन हुआ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जेल में हैं जी, क्योंकि उन्होंने दूसरों को अधिकार नहीं दिए। तो मैंने अपने जीवन की इस व्यवस्था से सीखा है और अब यही मैं बच्चों के साथ बांटता हूँ। आनंद आता को। एक महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल ये है कि आजकल नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड करते हैं। किसी ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया, सुसाइड कर लेते हैं। हाँ। किसी ने आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ किसी का, तो सुसाइड कर लेते हैं। इसमें आप अपने आप को, अपने आप से मतलब किशोर सर नहीं है, शिक्षक है, कितना दोषी मानते हैं? ब्रिजमोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल के लिए धन्यवाद दूं, क्योंकि आज के इस दौर में ये एक ज्वलंत समस्या है जी। एक 15, 16, 17 साल का युवा बच्चा जो ऊर्जा से ओतप्रोत है, जो चलता नहीं है, उछलता है। आप किसी 15, 17 साल के बच्चे को जाते हुए देखें तो वो दीवार के मुक्का मार के जाएगा।
बिना काम। बिना काम। ये ऊर्जा का ओझ है उसमें, और वो आत्महत्या कर रहा है। शिक्षकों को तो मैं दोषी विद्यार्थी की हर कमी में मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 3 भूमिकाएं होती हैं, अभिभावक, शिक्षक और शिक्षार्थी। अगर इन तीनों का सामंजस्य बढ़िया बैठ जाए तो शायद हम इसको कुछ हद तक रोक सके। खत्म फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर बच्चा जिद्दी है, वो ना शिक्षकों का कहना मान रहा है, ना पेरेंट्स का कहना मान रहा है, अब क्या करेंगे? अगर हम इसमें वास्तव में देखें तो कुछ कुछ हद तक तो पेरेंट्स और टीचर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इसका आज की दुनिया में बहुत बड़ा कारण जो मैं मानता हूं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जितने अभिभावक मुझे सुन रहे हैं, आपके एक बच्चा होगा, मेरे 1.5 लाख बच्चे हैं, इसलिए जीवन में बहुत कुछ सीखा है और गौर से सुने। आज के बच्चों को संस्कारित कर रहा है गूगल। आज के बच्चों का समय बीत रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। संस्कार गूगल दे रहा है। छोटी मोटी सी तकलीफ आती है तो माँ बाप से छिपाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करते हैं, वो उसका समाधान भी गूगल से तलाश कर रहे हैं। हमने बच्चों के साथ बैठ करके संवाद करना बंद कर दिया। हमने बच्चों को कहानियां सुनानी बंद कर दी। हमारा बच्चा अब चंदा मामा की कहानी नहीं सुनेगा, लेकिन हमारा बच्चा राम और कृष्ण की कहानियां तो सुन ही सकता है। हमारे राष्ट्रीय हीरो क्यों बदल गए? हम बैटमैन को देख रहे हैं, हम टॉम एंड जेरी को देख रहे हैं, हमारे हीरोज दूसरे हैं जो आर्टिफिशियल हैं। हमारा देश तो इन हीरोज से भरा है। हमने बच्चों को बचपन में पन्ना दाई की कहानी क्यों नहीं सुनाई? हमने बचपन में बच्चों को मां मीरा की कहानी क्यों नहीं सुनाई? हमने बचपन में बच्चों को शिवाजी की कहानी क्यों नहीं सुनाई? हमने बचपन में बच्चों को एकलव्य की कहानी क्यों नहीं सुनाई? हमने बच्चों को दूर कर दिया उस कहानी से। परिणाम स्वरूप बच्चा अपनी ताकत को भूल गया और अब वो अपना समाधान उस यंत्र से लेने की कोशिश कर रहा है जिसमें इतनी बौद्धिक समझ नहीं है। अधिकांश मामलों में आत्महत्या का कारण ये बनता जा रहा है। जहां बच्चों ने अपने शिक्षकों से और अपने अभिभावकों से संवाद किया, वहां आत्महत्या नहीं हुई। ये संवादहीनता आत्महत्या की स्थिति पैदा कर रही है। इसलिए संवाद बनाए रखें और हमारे राष्ट्रीय हीरोज, सही जो लोग हैं, उनको प्रस्तुत करें। आप देखेंगे हमारे यहाँ भी वीर योद्धा पैदा होंगे। ये डरपोक और कायर और कमजोर बच्चे नहीं हैं। बहुत बड़ा कारण है ये। अब जिस यंत्र की बात कर रहे हैं, जी 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 इतने बच्चों को आपने पढ़ा दिया, जी बिल्कुल। आपके पास तो रिसर्च से ऊपर वाली चीज हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को कब देना चाहिए? बच्चे को बिल्कुल शुरू में देना चाहिए, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं। आप जानते हैं ब्रजमोहन जी, अगर सत्ता पक्ष भी एब्सोल्यूट पावर में होता है तो करप्ट हो जाता है। रिस्ट्रिक्शंस चाहिए। नहीं, इस मोबाइल का रिस्ट्रिक्शंस कैसे? मोबाइल का रिस्ट्रिक्शन आजकल तो जैसे माँ 2 साल का बच्चा रो रहा है, माँ ने मोबाइल पकड़ा पकड़ा दिया उसको, ताकि वो चुप हो जाए, चुप हो जाए। ये नहीं, वो पड़ोसन से बात आराम से कर सके। मोबाइल कब देना चाहिए बच्चे को? बच्चे को भले 2 साल की उम्र से दें, लेकिन समय पर दें। माँ अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए मोबाइल ना दे। मोबाइल पर वो श्री कृष्ण की कथा लगा दे, मोबाइल पर वो देश प्रेम की कथा लगा दे, मोबाइल पर वो भारतीय राजनीति या भारतीय दर्शन की कोई कथा लगा करके बच्चे को दे दे और कहे आधे घंटे सुनना है। अगले आधे घंटे सुनना चाहता है तो उससे पहले ये 4 चीज़ें याद करके सुना। माँ बाप मोबाइल के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं बच सकते। उस बच्चे को समय तो देना पड़ेगा, और वो उसकी कीमत अगर मोबाइल से ले रहे हैं तो फिर परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहें। इसलिए हमारी परंपराएं तो नहीं टूटनी चाहिए। परंपराएं टूटी, हमारी वर्जनाएं टूटी। हम आज देखिए कैसा हिंदुस्तान हमारे सामने है। किशोर सर, जब बच्चा सक्सेस होकर के आपके पास आता है, हाँ, ऐसे बच्चे भी आए हैं, हाँ, जिन्होंने अभाव में जिंदगी जी है। हो, बिल्कुल बिल्कुल। जो फीस देने के काबिल नहीं थे, हाँ, और आपने ऐसे कई बच्चों को फ्री पढ़ाया है। हाँ, ऐसा कोई मोमेंट्स, नाम भले ही मत लो आप, हाँ, जिसमें आप भावुक हो गए हो, ऐसे कोई एग्जाम्पल? ऐसा तो मुझे कोई खास एग्जाम्पल याद नहीं जब मैं भावुक हुआ, लेकिन मैं कनेक्ट बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ जी। मुझे लगा उस बच्चे की तकलीफ मेरी तकलीफ है, और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उसकी तकलीफ को मिटाऊं। अब वो चाहे गांव का कोई बच्चा रहा हो, अनाथ बच्चा रहा हो, विधवा महिला रही हो, कोई ऐसा बच्चा जो मानस, आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि एक
एक्सीडेंट की वजह से मानसिकता में कुछ परिवर्तन वाला बच्चा भी मेरे पास पढ़ने आता। जी। उस बच्चे को मेरे से लगाव, मेरे को उससे लगाव, ये मुझे पता है, इसके समझ में नहीं आ रहा है, पर वो लगाव के वश मेरे पास आता और मैं पढ़ाता गया। और आज भी जब उसका जन्मदिन होता है, गुरु पूर्णिमा होती है, होली दिवाली, वो मुझे टेलीफोन करता है। वो ठीक से बोल नहीं सकता, लेकिन वो मेरे को प्रणाम जरूर करता है। ये जो स्नेह मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिला, तो मैं भावुक नहीं हुआ। उन बच्चों के साथ मिलकर के मैंने उनकी स्थिति को समझा और उनकी स्थिति को अपनी स्थिति बना लिया। फिर जब उन बच्चों ने मेहनत करके अपना करियर बनाया, तो मुझे लगा कि चलो, ईश्वर ने जिस एक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मेरा चयन किया था, वो पूरी हुई। अब क्या करें, जाओ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। खुद की लाइफ बना ली, किसी एक दो की और बना देना। ये आपका मैसेज होता ये मेरा मैसेज। थैंक यू कहने नहीं आना मुझे, है। मेरे नाम का महिमा मंडन नहीं करना है। आपकी ज़िंदगी बन गई, नहीं बनी तो सारी ज़िंदगी मेरे ऋणी रहोगे। अपनी ज़िंदगी बनाओ सबसे पहले। जीवन में कभी कोई अभाव में, तकलीफ में आपके पास आ जाए, तो मदद से मना मत करना, दूसरों का जीवन बदलो, तब और मेरा ऋण उतर जाएगा। ऋण उतर जाएगा। और मैं आपको सच बताऊं, बीकानेर का शायद ही ऐसा कोई सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें मेरा स्टूडेंट अंग्रेजी का लेक्चरर नहीं है। यहां से गंगानगर तक चले जाएं आप, अच्छा। गंगानगर तक चले जाएं आप, आपको हर बड़ी जगह पर अंग्रेजी पढ़ाने वाला, या अंग्रेजी नहीं तो कोई और विषय पढ़ाने वाला एक मेरा विद्यार्थी मिलेगा। मैं यहां ये नहीं बताना चाहता कि वो मेरा विद्यार्थी है। पिछली 3 टर्म से आरपीएससी में जो राजस्थान टॉपर है, वो इन्हीं क्लासेस का स्टूडेंट है। मुझे नहीं पता था ये, मैं तो नाम भी नहीं जानता बच्चों का। मैं एक दिन महारानी स्कूल गया, महारानी स्कूल में उस समय अंग्रेजी का लेक्चरर था सचिन स्वामी। सचिन मुझे मिला, मैंने कहा तू यहाँ कैसे? बोला सर मेरी पोस्टिंग यहाँ है। उसने मुझे बताया कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो बीकानेर से 58 बच्चों का अंग्रेजी के लेक्चरर के रूप में सिलेक्शन हुआ था, उसमें से हर दूसरा बच्चा अपनी क्लास का था सर। अरे वाह। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो जितने लोग पढ़ा रहे हैं वो सब इसी भावना के वशीभूत पढ़ा रहे हैं। वो बच्चों का जीवन बदलने के लिए पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को संस्कार देने के लिए पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को शिक्षा को जिस सर्वोच्चता के साथ में परोसा जाना चाहिए उसके साथ परोस रहे हैं। वो जो शिक्षा में पतन है, गिरावट है, वो उससे अभी तक अछूते हैं। तो आप अपने संस्कार को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस बीकानेर शहर में मेरे 500 विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं, बीकानेर शहर में। और न सिर्फ पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ऊंचे आदर्शों के साथ में पढ़ा रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छी बात है। उन्होंने भी अपने घर पे वही सिस्टम कर रखा है, जैसे मेरा घर, मेरा किचन खुला रहता था। किसी बच्चे को भूख लगी है, जा बना, तू भी खा, हमें भी खिला। अच्छा? हाँ, जो मर्जी किचन में गया और उसने बनाओ खाओ, पड़े हुए तो खा ले वाला, नहीं तो बना ले। बना और खाओ। हाँ, है ना। तो उन्होंने भी यही सिस्टम डेवलप किए क्या है। बात उन्होंने भी बहुत सारे लोगों के साथ में तारतम्य बिठाया, उनकी जिंदगी बदली। तो अब तो ये एक अलग दिशा में चल पड़ा है। अब किशोर सर बहुत सारे हैं और सुखद अनुभूति होती है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इनोवेशन किया, गर्ल्स स्कूल खोली आपने बीकानेर। वो क्या आइडिया, कैसे आया? गर्ल्स ही क्यों? बात तो सही है ब्रजमोहन जी, और व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि किसी को एजुकेशनल स्कूल में 60-65% लड़के, 30-35% लड़कियां होती हैं। जी। तो आपने 60-65% इंटेक तो लिया ही नहीं, तो आर्थिक रूप से तो कहीं कोई अच्छा प्रोजेक्ट है ही नहीं। पर ये मेरा आर्थिक प्रोजेक्ट था भी नहीं। मेरे 30, 34, 35 सालों के टीचिंग करियर में मैंने हमेशा ये पाया कि बेटियां जब परिणाम देने पर आती हैं तो मैचलेस होती हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैंने उनको पाया, सिंसियर उनको पाया, और मैंने ये पाया कि उनके पास अवसर सबसे कम है। बहुत सारी बेटियों को माँ बाप पढ़ने नहीं भेज पाते, चाहते हैं पर नहीं भेज पाते, संसाधन नहीं है। बहुत सारी बेटियां ट्यूशन इसलिए नहीं आती कि उस दिन भाई बाहर गया था, क्योंकि लाता ले जाता भाई है तो वो नहीं आ पाई। बेटियों का टैलेंट मुझे पता है, मैं उसमें अपना क्या पार्ट प्ले कर सकता था। तो मैं कोई बहुत लार्ज स्केल पर तो काम कर नहीं सकता था, तो मैंने अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने के बजाय बीकानेर की बेटियों पर केंद्रित कर दिया। और इसी उद्देश्य से आपने बस अब उन बच्चियों को देखिए, वो बच्चियां ना तो अंग्रेजी से डरती हैं, ना हिंदी से डरती हैं, ना वो स्विमिंग करने से डरती हैं, ना वो स्केटिंग करने से डरती हैं। उन बेटियों को मैं संसद घुमा लाया। अच्छा।
उन बेटियों को दिल्ली की यात्रा, उन बेटियों को अभी मैंने चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की यात्रा करवाई, उन बेटियों को मैं बहुत कॉन्फिडेंट बनाऊंगा और मेरे जीवन का सर्वस्व न्योछावर करने के लिए वो बेटियां हैं। तो ये मिहाई का उद्देश्य था। ये मेहाई का उद्देश्य था, सिर्फ लड़कियों के लिए मेरा सब कुछ, ताकि मैं उससे कुछ सकारात्मक परिणाम ला सकूं। अगर मैं बहुत बड़े भागों में बंट गया तो शायद मेरी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, और ऐसे में ये सब चीज़ें अब परिणाम लेकर के तो आ ही रही है। आपके जीवन में एक और चीज जुड़ी हुई है बहुत बड़ी, जी, वो है मंच संचालन। आपने नेशनल स्तर पर और शायद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आपने मंच संचालन किया है। जी जी जी। ये अभिरुचि थी या आपकी हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी इतनी साउंड थी कि लोग आपको ले जाने लग गए, क्या? इसकी शुरुआत बताऊं? जी। मैं ना तो उस समय कोई उद्घोषक था ना आज हूं। मतलब ये मेरी लाइफ की प्रायोरिटी में बहुत पीछे है उद्घोषणाएं करना। फिर भी कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है? शुरुआत इसी से हुई। अच्छा। बीकानेर में एक एशियन चेस चैंपियनशिप हुई जिसमें विश्वनाथन आनंद के अलावा एशिया के सब बड़े बड़े शतरंज खिलाड़ी आए। आप ये समझिए, ये बरुआ और ये जो अभी वर्ल्ड चैंपियन है छोटा सा बच्चा अभिजीत गुप्ता, और सभी विश्वनाथन आनंद के अलावा सब। अब चूंकि विदेशी पहले लोग भी आए थे तो एक अंग्रेजी में एंकर चाहिए था। उसके जो कर्ता धर्ता थे शतरंज फेडरेशन के, वो मेरे पिताजी से परिचित थे। तो वो मजबूरी में लेके गए आपको? तो पिताजी से कहा कि सिफारिश करें कि इसको भेजें। मैं गया, लोगों को बहुत पसंद आया वो दिन का दिन और आज का दिन। अच्छा, लोग मुझे खाली अंग्रेजी का उद्घोषक समझते हैं, जबकि मेरी हिंदी अंग्रेजी से 10 गुना समृद्ध है। तब से यात्रा चल पड़ी? हाँ, यात्रा चल पड़ी। अब समाज में कुछ बहुत चुनिंदा कार्यक्रम करता हूँ जब मुझे लगता है कि वास्तव में मेरी ज़रूरत है, जहाँ मैं अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकूँ, जहाँ अपने शहर का प्रतिनिधित्व कर सकूँ। खाली उद्घोषक के लिए नहीं जाता मैं। मुझे लगता है कि मेरी उपयोगिता है, विदेशी लोग आएंगे उन तक बात पहुँचानी है, मेरे प्रदेश का, मेरे शहर का मान बढ़े, जानकारी दूँ मैं, तो मैं ज़रूर करता हूँ। लेकिन सामान्यतः अवॉइड करता हूँ क्योंकि प्रोग्राम संचालन के लिए मुझे मेरी क्लास छोड़नी पड़ेगी और क्लास में नहीं छोड़ता। तो पहली प्राथमिकता तो यही है कि अगर क्लास नहीं होगी तो आऊँगा, और फिर अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण होता है तो क्लास को एडजस्ट करके जाता हूँ। लेकिन इसने भी मुझे बड़ा मान दिया, इसने भी मुझे एक पहचान दी, इसने मुझे बहुत अच्छे मित्र दिए, इसने मुझे बहुत चाहने वाले दिए। जी। ये भी एक ऐसी विधा है जिसका मैं ऋणी हूँ जीवन में। किशोर सर को किशोर सर बनाने में विद्यार्थियों का रोल, क्लासेस का रोल, और साथ ही साथ ये मंच संचालन करने पर जो लोगों से मेरा राफ्ता कायम हुआ, जो लोगों से तारतम्य बना, जो लोगों ने मुझे पसंद किया, तो मैं मंच का भी ऋणी हूँ। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे किशोर सर बनाने में मदद भी की है। इसलिए भी कई बार जब मैं मंच संचालन करता हूँ, अच्छा मैं पैसे नहीं लेता मंच संचालन के। अच्छा। सरकारी कोई प्रोग्राम होता है तो उनका 2-2.5 हज़ार फिक्स होता है, वो चेक आ जाता है। वो चेक आ जाता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी किसी से मंच संचालन के पैसे नहीं लिए। ये मेरा उस मंच के प्रति सम्मान है, जिसने मुझे इतना कुछ दिया, मैं उससे क्या लूँ। ये विधा है और इस विधा में मेरे जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई है। जब मैंने भारत के उपराष्ट्रपति से यूँ फेस टू फेस बात की, गवर्नर से बात की, मुख्यमंत्रियों से बात की, वरना मेरा स्टेटस नहीं था वहाँ तक पहुँचने का। इस आर्ट ने मुझे वहाँ पहुँचाया और वेंकटैया नायडू जी ने मुझे 45 मिनट तक सामने बैठ के सुना, तो मुझे लगा कि ये एक ताकतवर टूल है। स्पॉन्टेनिटी है। लोग क्यों पसंद करते हैं? आई नेवर प्रिपेयर। स्पॉन्टेनिटी है, वो लोगों को अच्छा लगता है। मैं आपसे अंतिम सवाल करूं, उससे पहले एक सवाल। आपके पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे? जी बिल्कुल। तो कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं था। हाँ। आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ कि आपको कुछ चाहिए और आप खरीद नहीं सके? आप कह रहे हैं कभी हुआ, मैं कहता हूँ हर महीने होता था।
ऐसी कोई घटना जो याद हो आज तक? हाँ, हालांकि चूंकि छोटा बच्चा था इसलिए मैं जिद करता था, और जिद करता था तो माँ बाप जिद पूरी भी करते थे। पैसे की प्रचुरता तो कभी नहीं रही। हालांकि पिताजी ने इतने कम संसाधनों के बावजूद हम 6 भाई बहनों को बहुत बढ़िया पाला, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन थे। आपको पता हो तो ब्रिजमोहन जी इस एसपी मेडिकल कॉलेज के पहले बैच के डॉक्टर थे मेरे भाई साहब। अच्छा। ये तब की बात है जब बीकानेर में बायो नहीं थी, उनको बायो लेने के लिए लोहिया कॉलेज चूरू भेजा गया था। चूंकि पिताजी स्पोर्ट्समैन थे तो घर का स्टैंडर्ड उन्होंने हमेशा बड़ा अच्छा रखा। दूध दही की कमी नहीं थी, घर में गायें थी, लेकिन लग्जरी के लिए पैसा नहीं था। हम जिद करते थे तो मदर या फादर कहीं से मैनेज करके देते थे। बड़े प्यार से पाला, उस दौर में भी बहुत अच्छे तरीके से पाला। जूते लाने के लिए कहते तो मदर कहती बेटा अगले महीने ले आएंगे, हाथ पूरे कोने अगले महीने लासा। छोटे थे, समझते नहीं थे, गुस्सा करते थे। आज समझते हैं कि 560 के बेसिक सैलरी में तो मेरे पिताजी रिटायर हो गए थे। ये चीजें बहुत लेट समझ में। बहुत लेट समझ, तो मुझे लगता है मेरी माँ घर कैसे चलाती रही होंगी। जितना मेरे पिताजी रेलवे की 43 साल की नौकरी में पैसा टोटल पीएफ जीपीएफ इकट्ठा करके लाए ना, मैं उतना मेरी माँ को हर महीने देता था। मेरी माँ जब तक जिंदा रही पैसा माँ के पास ही रहा। अच्छा। तो मैंने कभी पैसा लिया ही नहीं, और मुझे जब जरूरत पड़ी तो माँ से ही मांगा, और जितना माँ ने दिया उतना ही लिया। मैं उनको माँ होने का पूरा हक देता था। मैंने कभी वो स्टारडम नहीं दिखाया माँ के सामने। मैंने माँ को माँ का पूरा हक दिया। क्या बात। जब वो डांटना चाहे डांटे, रात को लेट आने पर माँ डांटती तो मैं डांट सुनता। मैं शर्ट 2500 का खरीद के लाता, माँ को 250 का बताता। मुझे पैसों की जरूरत होती, मैं ही कमा रहा था, मैं रख लेता, लेकिन मैं मेरी माँ से ही लेता, और मैं मेरी माँ को ये एहसास करवाता कि अब तू ऐश कर। बहुत संकट देखा, किया भी उन्होंने। और पिताजी तो खैर योगी थे, उन्होंने तो इन सब चीज़ों में कभी रुचि दिखाई ही नहीं। पर माँ को मैंने, ये मुझे पता था कि 560 की बेसिक सैलरी में 6 भाई बहनों को पालने वाली माँ ने अपना मन बहुत मारा होगा। तो पढ़ाई लिखाई फिर अरे शादियां, सर बिल्कुल शादियाँ, बड़ा परिवार, 3-3 बहनें, दूसरी बहुत जिम्मेदारियां। बहुत जिम्मेदारी, बड़ा परिवार। तो उन्होंने अपना मन मारा होगा, तभी समाज में प्रतिष्ठा बची होगी। तो अब मेरी माँ जो चाहे वो करे, लेकिन इस एज तक आते आते फिर उनकी चाहते भी नहीं, वो मेरे महीने की फीस इकट्ठी करके खुश होती थी, बस उसमें से खर्च कुछ नहीं करती थी। ये ज़रूर था कि मैं जब अपने जन्मदिन पर चरण स्पर्श करता तो मुझे 500 रुपये देती और कहती कि ये तेरे पिताजी की पेंशन के हैं, तेरी कमाई के नहीं है। एक अच्छा अनुभव रहा, और छोटी औलाद होने का ये विशेषाधिकार तो रहा ही। सर मेरा अंतिम सवाल, जी। किशोर सर अपनी यात्रा कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? जितनी मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां मेरे पिताजी के परिवार की तरफ थी वो लगभग पूरी हुई। अब मेरा परिवार है, मेरे 3 बच्चे हैं जी। पत्नी है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर दूंगा, या मेरे बच्चे बड़े हो जाएं और वो पारिवारिक जिम्मेदारी को संभाल लें, उसके बाद 100% समाज को समर्पित हो जाऊंगा। मेरी प्लानिंग बहुत सीधी सी है, 1 या 2 क्लास लूंगा जिसमें बच्चों से पैसे लूंगा। 2 क्लास ऐसी लूंगा जो गरीब और कमजोर बच्चों को पढ़ाऊंगा। वो पैसे जो उनसे लिए इन बच्चों पर खर्च कर दूंगा, मुझे तो चाहिए नहीं। वो तबका पैसे दे, गरीब बच्चा उससे किताब ले, उससे पढ़ाई करे, उससे स्कॉलरशिप ले, उससे आगे आए, और अपने आप को इस समाज को पूरी तरीके से समर्पित कर दूंगा। जिसको मेरा जिस तरीके से इस्तेमाल करना हो करे। वो चाहे मैं किसी को टेलीफोन करूं तो टेलीफोन कर दूंगा, वो चाहे मैं उसके साथ अस्पताल जाऊं तो अस्पताल चला जाऊंगा, वो चाहे मैं उसकी सुनूं तो सुन लूंगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो कमाऊंगा वो इसे समाज के साथ बांट करके जाऊंगा। इसलिए मैं अब उस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब मैं 24/7 ये कह सकूं कि समाज के लिए उपलब्ध हूं। आज कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन करना चाहता हूं।
जी। ये एक छोटी सी मेरी लालसा है। मैंने देखा है ब्रजमोहन जी, आपको पता है मेरे पर दहेज का मुकदमा हुआ था। नहीं, ये तो मैं घटना जानना चाहूंगा। आपको पता है मैं एक पुलिस अफसर के हाथों अपमानित हुआ और फिर उस पुलिस अफसर को अपनी गलती का एहसास करना पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं पता। मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, इसके लिए मैं उत्सुक हूं कि क्या घटना थी, वो कैसे हुआ। लड़की पाली रह रही है, लड़का आबू धाबी रह रहा है। अच्छा, दहेज का मुकदमा। दहेज का मैं समझ गया, ये तो आपको इसमें अभियुक्त बनाया गया। अभियुक्त बनाया गया, मुझे और मेरी पत्नी को। अच्छा। और न सिर्फ अभियुक्त बनाया गया, उस लड़की ने और लड़की के पिता ने ये चाल चली कि इसको दबाओ तो लड़के वालों से बेहतर निकलवा पाएंगे। लड़की कौन थी वो? मेरी रिश्तेदारी थी, दूर की रिश्तेदार है। और जो लड़का कौन था? वो भी मेरा रिश्तेदार है। और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। केवल षड्यंत्र रचा है। सिर्फ इसलिए कि ये प्रतिष्ठित आदमी है, इसका नाम लो हाँ। तो बीच में पंचायती करेगा। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़के के बाप और लड़के पर प्रेशर डालेगा, 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। फिर क्या हुआ? एफआईआर लगी मेरे नाम पर। एफआईआर हुई? बिल्कुल, मैं थाने गया, एक मुलजिम की हैसियत से गया, और मैं आपको बता नहीं सकता कितने संताप से गया। और पुलिस अधिकारी ने आपके साथ क्या किया? उसने मुझे गाली गलौज करके टेलीफोन पर बात की थी बीकानेर। मैंने कहा था अब गाली मत निकाल, कल जोधपुर आता हूं फिर बात करते हैं। और जब मैंने उसको आड़े हाथों लिया तो उसने स्पष्ट कहा कि साहब मेरे को तो लड़की के बाप ने कहा था कि इसका टेटुआ दबा जल्दी काम हो जाएगा। और केवल इसलिए उसने आपके साथ बदतमीजी की? बिल्कुल। उस एफआईआर में आप अगर एफआईआर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, 11 पन्नों की एफआईआर। न लड़के का मोबाइल नंबर, न लड़के के पिता का, न लड़की की माँ का, मेरा मोबाइल नंबर, ताकि पुलिस सिर्फ मेरे से संपर्क करे और मुझे टेलीफोन करके टॉर्चर करे। लेकिन सच में बहुत ताकत होती है जीवन में। जब कभी कोई तकलीफ में है और उस वक्त अगर कोई साथ खड़ा हो जाए, उससे बेहतरीन मित्र नहीं हो सकता। और मैं ये अवसर हर उस आदमी को देना चाहता हूं जो मेरे पास इस उम्मीद से आए। आज कौन किसके पास मदद के लिए जाता है? जी। अगर कोई संकट में अपना समझ करके मदद के लिए आए और हम उसके लिए उपलब्ध हैं, मदद हो या नहीं हो, हम उसकी पीठ पर हाथ रख करके कह दें चिंता मत कर, तेरे साथ हूं मैं। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मदद तो कौन किसकी कर सकता है, लेकिन मीठे बोलने वाले लोग भी नहीं है, आत्मविश्वास देने वाले लोग भी नहीं है। मजाक उड़ाते हैं, हाँ। उपहास करते हैं, अवसर की तलाश करते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनकी तरफ हम संकट में देख सकें। और जब हम संकट में जिस व्यक्ति की तरफ देखते हैं, वो व्यक्ति हम ईश्वर के सदृश्य मानते हैं। तो मैं समर्पित करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो तकलीफ़ में मेरे से संपर्क करें और मैं उनके लिए उपलब्ध हो जाऊँ, जैसे भी मदद हो। तो ये किशोर सर की एक पोस्ट टीचिंग लाइफ ये होगी। पढ़ाऊँगा तो ज़िंदगी भर, लेकिन बाकी बचा हुआ समय समाज निर्माण की इन विधाओं पर दूंगा। अब ये कब होता है मुझे नहीं पता, लेकिन लालसा तो है मेरी। जी किशोर सर, आपसे बातें करने से मन भर नहीं रहा है। मैं चाहता हूं आपसे बातें करता रहूं, पर समय की एक मर्यादा है। बिल्कुल। आप हमारे यहाँ पधारे, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे कहीं नहीं लगा कि हमने कोई औपचारिक बात की, मुझे ऐसा लगा 2 मित्र बैठे और बात की। शुक्रिया जी, धन्यवाद।